नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ पूर्व विधायक अशफाक अली खां एडवोकेट हैं। पिछली बार कई मैं इंटरव्यू इनके ले चुका हूं और कई सवालों के जवाब बड़े सटीक देते हैं। हमने कई बार अच्छे सवाल पूछे, इन्होंने अच्छे जवाब दिए, तो इसलिए लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज हम फिर इनके पास आए हैं और इनसे कुछ जो अभी राजनीतिक कैरियर जो चल रहा है, जो राजनीति में जो चल रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं विधायक जी, आईना सच का न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप बार बार हमारे इंटरव्यू में आते हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आईना सच का ख़ास तौर से आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप वक्तन वक्ता हमारे जो ख़यालात हैं उनको पूछते हैं और आवाम तक पहुँचाते हैं। विधायक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, क्या जो अभी समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश में जो सरकार दूसरी भारतीय जनता पार्टी की चली, लेकिन जो आपकी सरकार, जो आपके इसमें आप पूर्व विधायक भी समाजवादी में रहे, और अभी जो स्थिति है वो क्या है? देखिए, अगर तुलनात्मक दृष्टि से आप बात करेंगे, जो मौजूदा सरकार है ये भी जनता की चुनी हुई सरकार है, और जब हम निर्वाचित थे, सदन में थे, सरकार थी, वो भी जनता की चुनी हुई सरकार थी। जो जनता चुनती है वो ये उम्मीद करती है कि उनकी अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरे। जहाँ तक विपक्षी होने के नाते, समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते, अगर आप मुझसे तुलनात्मक दृष्टि से बात करना चाहेंगे कि पिछली सरकार में इसमें क्या फ़र्क है, मैं एक ही शब्द में कहूँगा, जब आप आवाम के बीच जाएंगे तो आपको अंतर नज़र आ जाएगा। क्या आज की आवाम, उत्तर प्रदेश की आवाम, क्या इस सरकार से मुतमईन है या नहीं है? लेकिन अगर आप मेरी ज़ुबान में पूछेंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ, जिस जनता ने, जिस आवाम ने इस सरकार को चुना, आज वो मुतमईन नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया जो नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी मैं उसमें यात्रा में था, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेसियों ने निकाली थी, तो उसमें उन लोगों ने जो खुलेआम जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा क्या ये दलित, मुस्लिम और कई समाजों की विरोधी सरकार है। लेकिन आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष की सरकार नहीं होती, वो सरकार की कार्यशैली है, वो किस अंदाज में काम करना चाहती है, वो उसकी नीयत है। लेकिन जिस वक्त सरकार का निर्वाचन होता है, वो संविधान के दायरे में उसका निर्वाचन होता है। यदि सरकार में बैठे हुए प्रतिष्ठित लोग, मुख्य पद पर बैठे हुए लोग अगर संविधान के दायरे से बाहर जाते हैं तो उन पर ये इल्ज़ाम लगते हैं। अब कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन यकीनन अगर चुनी हुई सरकार संविधान के दायरे से बाहर जाती है तो उन पर आरोप यकीनन लगेंगे। और जहाँ तक महसूस करते हैं, सरकार तो कोई संविधान के दायरे से बाहर जाना नहीं चाहती, लेकिन जो सरकार के कारकुन हैं, जो सरकार के कारिंदे हैं, सरकार की जुड़ी हुई मशीनरी है, उनकी नीयत ख़राब है। जब उनकी नीयत ख़राब है तो आरोप तो सरकार पर ही लगेंगे। अच्छे काम होंगे, वाहवाही सरकार की होगी, और गलत काम होंगे, सरकार की इसमें निंदा होगी। तो सरकार को ये ज़रूर गौर करनी चाहिए कि उनके कारकुन, उनके अधीनस्थ काम करने वाली मशीनरी, कार्यपालिका किस अंदाज में काम कर रही है। अगर आरोप लगाते हैं तो वो यकीनन कार्यपालिका के कार्य को देखकर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में है, चुनी हुई सरकार है, संवैधानिक सरकार है, और यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जिनके लिए कहा जाता है, तो मुझे भी इस कहने में कतन गुरेज नहीं है, लेकिन यशस्वी और तेजस्वी तब कहलाएंगे जब पिछली लाइन में खड़ा हुआ एक गरीब, मजलूम, लाचार मजदूर, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अगर वो अपने को सुरक्षित महसूस करेगा तो प्रदेश का मुखिया यशस्वी कहलाएगा। इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी पिछली लाइन का सबसे पिछला व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। विधायक जी, आपके जो समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे लोगों जो है तंज कसते हैं, वो ट्विटर खेलते हैं, उससे राजनीति संभव है? देखिए, अपना अपना नज़रिया है। आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी मेरे नेता हैं। अब वो ट्विटर पर रहें, इंस्टाग्राम पर रहें, फेसबुक पर रहें, मेरे नेता हैं। उनको जो आवाम है उनके ट्विटर का इंतज़ार करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ,
हज़ारों हज़ार लोग उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ये बहुत छोटा सा भाव है कि ये कह दिया जाए कि ट्विटर खोलते हैं, खेलते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो यही सही। तो ये कोई बात राजनीतिक परिदृश्य में नहीं है। अब देखिए, जहाँ तक बड़ी बड़ी यात्राएं उन्होंने जो भी आवाम के बीच जाने की बात है, हज़ारों लोग रोज़ लखनऊ में मिलते हैं और जिस जगह वो जाते हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके सामने सदस्यता अभियान है, हज़ारों लाखों लोग जोड़े गए हैं। हमारे नेतागण, कार्यकर्ता साथी, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह जाते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी बेमिसाल हैं और मैं यकीन करता हूं कि वो बेमिसाल ही रहेंगे और आने वाली 2027 की सरकार तो बनाएंगे ही। 2022 में जो चुनाव हुआ, विधानसभा जो चुनाव हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा समाजवादी के तरफ से जो है काफ़ी सारी ऐसी आवाज़ें आई क्या सरकार इस बार बनेगी। मुस्लिम जो अगर बात की जाए तो मुस्लिमों ने सब ने बाहुबली तरीके से उन्हें वोट दिया और समाज ने बहुत ज़्यादा उन्हें वोटिंग किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं बन पाई। देखिए शाह साहब, जहाँ तक सरकार बनना और ना बनना है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जिसे वोट मिलेंगे वो जीतेगा। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ईवीएम मशीन का लगता है। ये भी कहा जाता है कि 2000-4000 वोटों से जीतने वाली सीटें हार गईं, लेकिन अब सबूत के साथ माननीय न्यायालय में जाए या कोई सबूत पेश हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ सरकार तो बन रही थी और बनी हुई। मानिए जितना सरकार जब 2012 में बनी थी, जितने प्रतिशत मत मिला था उससे कहीं ज़्यादा आज मिला है। अब जब वोट त्रिकोणीय चुनाव होता है तो थोड़े मतों में सरकार बन जाती है। अब जब इन फ्रंट ऑफ आमने सामने चुनाव होता है तो फिर सरकार ज़्यादा मतों में बनती है। तो हमें पूरा यकीन था। और देखिए, इसे सरकार ना बनना तो कह सकते हैं, लेकिन 47 से हम लोग सैकड़ा पार करके 111-12 की तरफ बढ़ते हैं, गठबंधन में 125 की तरफ बढ़ते हैं। पहले सिर्फ 47 सीटें थी। मेरा आपसे सवाल ये भी था, जैसे आपने दावा किया 2027 का जो दावा किया, जब इतनी परसेंटेज काफ़ी बढ़ी, लेकिन 2027 में कितने परसेंट आगे बढ़ जाएगी? छोटा सा जवाब, इतने बढ़ जाएंगे कि बहुमत की सरकार बनाएंगे, बड़ी तादाद में बनाएंगे। ये हम लोगों का विश्वास है और हौसला है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को पसंद करने वाले, मजलूमों के लिए लड़ने वाले, गरीबों के, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। और उस हुकूमत में 2012 से 17 तक मैं सदस्य के रूप में काम किया, सरकार का हिस्सा था। अगर आप जब की और अब की किसान की स्थिति में बात करेंगे, किसान की आय दुगनी होगी, नहीं हुई। आय दुगनी होने का कोई जवाब नहीं होता। अगर आप बात करेंगे खाद की, फर्टिलाइज़र की, जिनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, डीजल पेट्रोल पे जाएंगे, उसकी कीमत कई गुना बढ़ने के साथ साथ आगे जा रही है। किसान का जो बीज मिलता है उसकी कीमत बढ़ती है, किसान की उपज है उसकी कीमत घटती है। धान सरकारी आंकड़े में 2200 और बाज़ार में बिकेगा 1200, बिचौलियों का बिकेगा। तो जब 70% किसान भारत में और देश में रहता है, प्रदेश में रहता है, उसकी हालत खस्ता है। बिजली के बिल की बात करेंगे, सरकार सदन में कह देती है कि हम माफ़ नहीं करेंगे, चुनाव से पहले कह देती है हम माफ़ करेंगे। बिजली का बिल जब सरकार थी 12 से 17 में, तो बिजली का बिल आपको जानकारी होगी 450 रुपये जाता था, फिर 700 रुपये हुआ, आज 1800 रुपये। मैं आपको रोकूंगा, आपने 450 जो कहा, मैं इस बात को मैं भी कहता हूँ कि हाँ 450 जाता था, लेकिन उस समय बिजली कितनी आती थी? हमें खुद ये हम लोग देखते थे क्या किसान अपनी आंखें फाड़ के देखता था क्या कब लाइट आएगी। रात को 12 बजे का शेड्यूल होता था, कभी ऐसा होता था कि 1 बजे आएगी दिन में। लेकिन अब कितने लाइट इतनी आ रही है कि उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। अगर बिल बढ़ा तो फिर सरकार पर कैसे दोष किया जाए? देखिए, जहाँ तक ये आपकी सोच है, जब हम सरकार में थे डबल शेड्यूल बिजली आती थी। मैं नौगांव सादात विधानसभा क्षेत्र का विधायक था। आप जर्नलिस्ट हैं, आप पता कर लीजिए बिजली महकमे से कितनी बिजली आती थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो बात शुरुआत की थी कि गांव की बिजली अलग होगी, शहर की अलग होगी और किसान की बिजली अलग होगी। ये जो आज अलग अलग लाइनें आप देखते हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की थी उसकी। और जहाँ तक बिजली मिलने की बात है, मेरा तात्पर्य बिजली की महंगाई से ये है कि आप पर यूनिट 7 रुपये की बात करेंगे देहात में,
बिजली फिक्स होती थी, 400 रुपये का बिल आता था, 200 रुपये का बिल आता था। आज गांव का जो बिल आता है 1500 2000 का बिल आता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक गरीब मजदूर लाचार अगर चलाएगा, एक बल्ब एक पंखा अगर वो चलाएगा तो बिल 1200 का आएगा, कहाँ से देगा? आप बिजली ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है दीजिए, बहुत सराहनीय कार्य है, लेकिन उस वक्त में भी जब बिजली का बिल कम था तो किसानों की फसल लहलहाती थी जनाब। कहीं और से बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, प्रदेश से ही होती थी। तो आप इस बात पर गौर करेंगे कि एक भी फसल बिजली की वजह से फसल मरती नहीं थी। तो आज की बिजली में कल की में मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो इसलिए बिजली के बिल सरकार ये वादा करे, सरकार यकीन दिलाए, सरकार किसानों की बिजली माफ़ करे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही तो किसान क्या है? देखिए एक बात कहूँगा, 70% किसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। अगर किसान ख़त्म हो गया तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। बाकी सरकारें चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं। संविधान के दायरे में काम हो, इल्ज़ामात ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है। चुनी हुई सरकार हम सबकी है। अगर रहमतुल्लाह की सरकार नहीं है कोई कहे तो गलत है। रहमतुल्लाह की सरकार भी है और राम सिंह की सरकार भी है। सरकार तो सबकी है। संविधान के दायरे में अगर कहीं किसी को ये महसूस होगा कि सरकार अब्दुल की नहीं है और शेर सिंह की है तो वो संवैधानिक संकट पैदा होगा। अभी 2000 जो अभी कुछ समय बाद नगर पालिका के चुनाव होने हैं, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, नगर पालिका के चुनाव हो या पार्लियामेंट के चुनाव हो, समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है। अपने साथियों के साथ, अपने नेताओं के साथ, हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है। और सब जगह, हर निकाय में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, महानगर में समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से, और यकीनन हम उसमें बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। विधायक जी, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कुछ बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं आप इसे? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के साथ मुस्लिम जा रहे हैं तो बीजेपी अछूत तो नहीं है। सिराज पराचा, आरिफ बेग, मुख्तार नकवी साहब, शाहनवाज साहब, बड़े बड़े लोग मुसलमान नाम के ही बीजेपी में हैं। लेकिन आज एक विडंबना है। एक वक्त था बीजेपी में आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब एजाज रिजवी साहब को उन्होंने मिनिस्टर बनाया था लखनऊ में, तब उन्होंने नारा दिया जय श्री राम। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, सुन एजाज, मेरे पास जय श्री राम के नारे लगाने वाले बहुत हैं, तो नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगा। ये बात श्रद्धेय अटल जी ने कही थी। लेकिन आज एक बात कहूँगा आपसे, जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसके बारे में तो मैं कोई जवाब या सवाल नहीं, लेकिन एक बात सवाल ज़रूर छोड़ता हूँ। आज की भारतीय जनता पार्टी में एक भी सांसद मुसलमान नहीं है। अब वो लोग क्यों जा रहे हैं मैं इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन ज़फ़र इस्लाम साहब होते थे, मुख्तार नकवी साहब होते थे, शाहनवाज साहब होते थे, कई लोग मिनिस्टर दिल्ली की सरजमी पर, दिल्ली की केंद्र सरकार में होते थे। लेकिन आज एक भी सांसद बीजेपी में, उच्च सदन में या लोकसभा में नहीं है मुसलमान। तो काहे जा रहे हैं मुझे नहीं पता, किस लिए जा रहे हैं मुझे नहीं पता। विधायक जी, जो समाजवादी पार्टी का जो पारिवारिक कलह है उसके काफ़ी परिणाम पीछे भी जैसे बताया लोगों ने कि लोगों में उसमें दिखाई दिया क्या ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, जनता कहती है इस चीज़ को लेकिन आप इसे किस नज़र से देखते हैं? कितना नुकसान आने वाले समय में हो सकता है या पीछे कितना हुआ है? आदिकाल से व्यवस्था चली आ रही, युग युगांतर से कुछ कंठस्थ कथाएं, कुछ इतिहास गवाह है। अब लड़ाई तो घर से ही होती है। महाभारत के लिए जिक्र करेंगे तो घर से ही हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी एक छत्र नेता हैं और ईश्वर उन्हें सलामत रखे, वो हमारे नेता हैं और समाजवादी पार्टी उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की देखरेख में चल रही है। तो कलह हो सकती है, लेकिन अब पुरानी बात हो गई, बात बिसरी, अब तो कोई बात ही नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये बात अलग है। एक लास्ट मेरा सवाल आपसे ये भी रह गया है, अमित शाह जी कश्मीर में थे, जैसे अखबार में उनका फ़ोटो भी छपा है, और जो लोग कहते हैं क्या जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है,
तो और उन्होंने एक उनका भाषण जो स्पीच उनकी चल रही थी, तो अजान होने के वक्त उन्होंने अपना स्पीच को ब्रेक कर दिया। क्या कह रहे हैं इसके बारे में? हाँ, मैंने भी पढ़ा अखबार में। अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। अजान हुई। अजान अरबी के शब्दों में इंसान अपने खुदा के बुलावे की तरफ जाता है, तो अच्छी चीज़ है। और आदरणीय माननीय होम मिनिस्टर साहब एक काबिल लायक इंसान हैं, अच्छी शख्सियत हैं। अब उन्होंने ये शुरुआत की है तो उसके कई संदेश जाते हैं। पहले तो मैं खुशी जाहिर करूंगा कि अच्छी शुरुआत है। दूसरा ये है कि उनके बेलगाम कार्यकर्ता के जो कुछ भी कह दें किसी के मज़हब के बारे में, किसी के प्रॉफिट के बारे में, किसी महान आत्मा के बारे में, पिछले दिनों में मैं गहराइयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन पूरी दुनिया में एक आवाज़, एक अदने से कार्यकर्ता ने भाजपा के, जिनको ज्ञान भी नहीं था, उन्होंने बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा करने के लिए, अपनी बात दिखाने के लिए, अब आदरणीय गृह मंत्री जी की तरफ से जब ऐसी शुरुआत की गई है तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि जब वो सर्वधर्म का सम्मान का संदेश दे रहे हैं तो उनके कार्यकर्ताओं को ये बात अपनानी चाहिए। जैसे आज अखबार में छपा है, खाड़ी देशों में एक महान मंदिर इस्लाम की भूमि कहलाती है। इस्लाम का पैगाम, संदेश खाड़ी देशों से निकलता है, लेकिन वहाँ पर आज मैंने अखबार में पढ़ा है एक बहुत ही अच्छा हिंदू मैथोलॉजी का मंदिर बना है, उसका उद्घाटन भी आप ताज्जुब करेंगे वहीं के मुस्लिम मंत्री ने किया है। तो ये पूरी दुनिया में संदेश और सामंजस्य से जाता है। इसके लिए मैं निसंकोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी जो विदेश नीति है, और बातों में भले ही विदेश नीति का मैं व्याख्यान नहीं करना चाहता, लेकिन खाड़ी देश में अगर मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन वहाँ के मंत्री मुस्लिम कर रहे हैं, तो हम सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा। जब वहाँ की मस्जिद पूजनीय हो सकती है तो हिंदुस्तान की मस्जिद भी पूजनीय है, जब वहाँ का मंदिर पूजनीय है तो हिंदुस्तान का मंदिर भी पूजनीय है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति का परिदृश्य। वैसे यूँ तो वैसे ओमान में, सल्तनत ऑफ ओमान में मंदिर है, दूसरी जगह भी मंदिर है, लेकिन जहाँ तक दुबई और यहाँ का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पहली बार सुनने को मिला है कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर का उद्घाटन वहाँ के उसने किया है। अच्छी शुरुआत है और खुदा इन अच्छे कारनामों को बनाए रखे, पूरी दुनिया में अमन चैन हो और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में अमन चैन हो और हम सब मिलकर रहें। ये हमारी खुदा से यकीन के साथ हमारी एक तरह से गुजारिश है, मांग, हम अपने अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि पूरा मुल्क अमन चैन के साथ रहे। और जब हमारे बड़े नेता सर्वधर्म की हिफाजत की बात करेंगे तो यकीनन मुल्क में अच्छा होगा। एक लास्ट सवाल ये भी पूछ लेता हूँ, जो अभी एक बीजेपी के जो जिन्हें बड़े जो कई सारे ऐसे बयान उनके सामने आए मुस्लिम समाज के लिए, लेकिन वो एक मस्जिद में गए हैं, क्या कह रहे हैं इसके बारे में? देखिए, जो बयान देते हैं, मैं फिर कहूँगा, आप जिनके लिए बात कर रहे हैं कि वो मंदिर में गए हैं, आरएसएस उसके मायने कई रूप में अलग भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन जब श्रद्धेय मोहन भागवत जी इलियासी साहब के निवास पर, और क्योंकि उनका मस्जिद में ही निवास था, जब वो वहाँ गए हैं तो एक अच्छी शुरुआत है। इसे किसी भी रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जब हम निचली इकाई वाले लोग, हम नज़दीक में आज भी ये परंपरा है कि मस्जिद के दरवाज़े पर बहुत से हम लोग जो मुस्लिम भी जाते हैं और दूसरे लोग भी, अगर मौलाना से बच्चों को दुआ करानी होती है तो आज भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जब बड़े लोग आपस में मिलेंगे तो आपसी जो ये दिक्कतें हैं, जहनी जो आपसी विरोध है, वो दूर होंगे। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये लगातार चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। सुना जो मेरे सवालों के जवाब पूर्व विधायक अशफाक अली खां एडवोकेट ने काफ़ी अच्छे सवालों के जवाब दिए, तो आगे भी हम आपको ऐसे ही जो वार्तालाप हैं उनसे हम अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नमस्कार।